हर हर महादेव साथियों, केएसजी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम अभी राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमने अभी 3-4 टॉपिकों को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अभी जो हमारा चल रहा है भौतिक प्रदेश नामक टॉपिक चल रहा है और भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अभी हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की यदि बात करें तो उसके अंतर्गत हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठी की है। आगे हम आज बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, उसके विस्तार की, उससे संबंधित विशेषताओं की, आदि तथ्यों की। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या रहेगा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। अब अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की यदि बात करें तो मोटे तौर पर जो पश्चिमी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है और अरावली की जो सीमा रेखा है उसके मध्य में जो क्षेत्र स्थित है उसको हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या क्षेत्र के तौर पर जानते हैं। लेकिन यदि इसको सीमाबद्ध किया जाए तो यह क्या होगा, इसको भी हम देखेंगे। तो पहली बात करते हैं हम अर्ध शुष्क प्रदेश की। तो जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से, या ऐसे लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाला मरुस्थलीय क्षेत्र, औसत वार्षिक वर्षा वाला मरुस्थलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब यदि यहाँ पर बात करें इसकी एक और विशेषता, जैसे ही देख सकते हैं कि हम यहाँ पर हमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलती है। कौन सी? स्टेपी प्रकार की वनस्पति का यहाँ पर विकास होता है। अब इसके बात करें इसके विस्तार की या इसको सीमाबद्ध किया जाए तो यह है राजस्थान में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। ठीक है। अब यदि हम इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा का निर्धारण करें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसकी उत्तरी सीमा तो जाएगी घग्घर नदी। कौन सी नदी? घग्घर नदी। ठीक है। तो इसका नॉर्थ, और यदि इसकी साउथ सीमा की बात करेंगे तो हम हमारे एक राज्य का नाम लिख सकते हैं, गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र। अब यदि पूर्वी सीमा की बात करें भौगोलिक की तो यह आपकी हो जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत, या फिर कहें तो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और ऑप्शन में यदि 50 सेंटीमीटर आता है, 40 नहीं आता है तो आप 50 को भी आंसर कर सकते हो। तो ये तो हो गया ईस्टर्न जोन के अंदर। अब यदि इसी को वेस्टर्न जोन में देखेंगे तो आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसकी सीमा का निर्धारण करती है। वहीं बात करें यदि हम अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की तो इसे अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया जाता है, अथवा इसका अध्ययन 4 भागों में किया जाता है। तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो जाएगा आपका घग्घर प्रदेश या घग्घर बेसिन। इसके बाद में दूसरा हो जाएगा आपका शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। तीसरा हो जाएगा आपकी नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और यहीं पर हम चौथा देखेंगे वो हो जाएगा आपका गोडवाड़ प्रदेश, या फिर इसे लूनी जवाई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है।
तो हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो अध्ययन करेंगे इसको 4 भागों में डिवाइड करके करेंगे। पहला हो जाएगा आपका घग्गर बेसिन, दूसरा हो जाएगा आपका शेखावाटी क्षेत्र, तीसरा हो जाएगा आपका नागौरी उच्च भूमि और चौथा हो जाएगा आपका गोडवाड़ प्रदेश। तो यदि हम इसके विस्तार की बात करें, विस्तार में इसमें लगभग आपका एक तो आ जाएगा गंगानगर, दूसरा आ जाएगा आपका हनुमानगढ़, तीसरा इसके अंदर आ जाएगा आपका नागौर, चौथा आ जाएगा इसमें आपका जोधपुर, पांचवा आ जाएगा आपका पाली। ठीक है, इसके बाद में शेखावाटी के आपके तीनों ज़िले, तीनों ज़िलों में कौन सा, एक तो चूरू, एक झुंझुनू, एक सीकर। और यदि दक्षिणी राजस्थान की बात करें अरावली के दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम में, तो एक आ जाएगा इसमें आपका जालोर, एक आ जाएगा आपका पूर्वी दक्षिणी बाड़मेर, और बस। तो ये ज़िले आपके किस में आ जाएंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो अब हम इन्हीं को और अधिक से विस्तारित करके अध्ययन करेंगे। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम देखेंगे पहले मरुस्थल का, घग्गर बेसिन का जो क्षेत्र है, कौन से मरुस्थल का, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम राजस्थान का छोटा सा मैप बनाते हैं। ये आपका राजस्थान हो गया एक तरीके से। अब यदि हम इसमें बात करते हैं घग्गर बेसिन की, तो घग्गर नदी राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। आपको पता है, एक तो हो जाएगा आपका हनुमानगढ़ और एक हो जाएगा आपका गंगानगर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें इतना ही हमें मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाट कहा जाता है। और इसी को हनुमानगढ़ के अंदर स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, नाली भी कहा जाता है। ठीक है, पहली विशेषता इसकी हम यहाँ से ये ले सकते हैं। दूसरी बात इसके लिए हम ये और लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भेड़ की नस्ल पाई जाती है, तो घग्गर नदी बेसिन में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। 2 विशेषता हो गई इसकी। एक तो क्या हो गई कि हनुमानगढ़ में इसको नाली के नाम से जानते हैं, वहीं हनुमानगढ़ तथा गंगानगर में इसको संयुक्त रूप से पाट के नाम से जाना जाता है। दूसरी विशेषता के अंतर्गत हमने देखा कि घग्गर नदी बेसिन क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की जो नस्ल है उसे किस नाम से जाना जाता है, नाली के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें इसकी तीसरी विशेषता की, तो यह है राजस्थान की सबसे अधिक सिंचित भूमि है। कौन सी भूमि है, सिंचित भूमि है। ठीक है, और इसी कारण से यहाँ पर कपास का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। तो कपास का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन मुख्य रूप से। अब ये क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि कपास का जो उत्पादन होता है वो काली मृदा के अंदर होता है, लेकिन राजस्थान में ये दक्षिण पूर्वी भागों में जो हमारे आड़ोती का पठार है यहाँ पर न होकर के इसका सर्वाधिक उत्पादन उत्तरी जिलों के अंदर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखना जरूरी हो जाता है कि क्योंकि कई बार हम हेल्यूसिनेशन में आकर के आंसर इधर लगा देते हैं या कन्फ्यूजन के चक्कर में आंसर गलत कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है, उत्तरी राजस्थान के जो ज़िले हैं उनके अंदर कपास होता है, और उसका कारण क्या है, सिंचाई। क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है, और सिंचाई की व्यवस्था की बात करें तो किसके कारण है, IGNP के कारण यहाँ पर
सिंचाई की सुविधा है। IGNP का मतलब आप सब जानते हो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि हम राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कवर करेंगे। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का जो पहला आपने पार्ट देखा वो है घग्गर बेसिन। इसमें ज़्यादा कुछ देखने की या समझने की चीज़ें नहीं है, सीधा सीधा है कि घग्गर बेसिन को किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, कौन सी भेड़ पाई जाती है और किसका उत्पादन ज़्यादा हो सकता है या सिंचाई की व्यवस्था अधिक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शेखावाटी क्षेत्र की। तो यदि शेखावाटी क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत राजस्थान के 3 जिले आ जाते हैं। एक तो आ जाएगा आपका चूरू, एक आ जाएगा आपका झुंझुनू और एक आ जाता है आपका सीकर। देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर बात करें हम तो यहाँ पर जो हमें मिलते हैं वो रन अथवा टाट, जैसे कि एक तो हो जाएगा आपका ताल छापर, ठीक है। सीकर के अंदर एक हो जाएगा आपका रेवासा और एक हो जाएगा आपका काछोर। इस तरीके से यहाँ पर हमें 2-3 रन अथवा टाट मिलते हैं देखने को। इन्हीं को खारे पानी की झीलों के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई इनकी। दूसरी विशेषता की बात करें यदि शेखावाटी क्षेत्र में तो यहाँ पर सर पाए जाते हैं। 3 शब्द, सर, नाडा तथा जोहड़, ठीक है। अब यदि हम बात करें सर की तो ये क्या है, ये मानसून काल में या वर्षा काल में बनने वाले अस्थाई तालाब है। क्या है, अस्थाई तालाब है जिनका उपयोग स्थानीय लोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है नाडा और जोहड़। यदि यहीं पर बात करें नाडा की तो नाडा क्या होता है, इसको दो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है नाडा, और हमारे भी इसी को यूज में लेते हैं शब्द को, नाडा को। तो ये क्या होता है, जो पानी के कच्चे कुएं पक्के कुएं होते थे उन्हीं को क्या बोलते थे शेखावाटी क्षेत्र में, इनको नाडा कहते थे। तो पानी के पक्के कुएं, इन्हीं को यहाँ पर क्या कह देते हैं, नाडा कह देते हैं। वहीं अगर बात करें हम जोहड़ की तो शेखावाटी क्षेत्र में पानी के जो कच्चे कुएं होते हैं, पानी के कच्चे कुएं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। अब ध्यान देने की बात यहाँ ये है दोस्तों कि जोहड़ का जो निर्माण होता है वो किसी कृत्रिम रूप से नहीं किया जा सकता है या कृत्रिम रूप से नहीं होता। ये इस तरीके की कोई निम्न भूमि होती है, उसमें वर्षा जल एकत्रित हो जाता है और वर्षा जल जब एकत्रित हो जाता है तो उसका पानी उपयोग में ले लिया जाता है, और उसका जो पानी उपयोग में लिया जाता है उसी को हम क्या कह देते हैं, जोहड़ का नाम दे देते हैं। तो ये प्राकृतिक निम्न भूमि होती है, प्राकृतिक निम्न भूमि होती है जिसके अंतर्गत वर्षा जल एकत्रित हो जाता है और उसको क्या नाम दे दिया जाता है, जोहड़ नाम दे दिया जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित यही विशेषता थी। और यदि बात करें एक और आ जाती है कि शेखावाटी क्षेत्र और नागौर अजमेर बेल्ट के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सी खारी झीलें में पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आएगी आपकी नागौरी उच्च भूमि आएगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि की। तो यह क्या है, तो यहां लिखते हैं हम नागौरी उच्च भूमि। और यदि नागौरी उच्च भूमि की बात करें तो यह क्या है, तो यह नागौर में अरावली से पृथक, क्या, नागौर में अरावली से पृथक 300 से 500 मीटर ऊंची उठी हुई भूमि, 300 से 500 मीटर ऊंची उठी हुई भूमि क्या कहलाती है, नागौरी उच्च भूमि कहलाती है। देखिए दोस्तों, एक बात हम यहाँ पे आपसे शेयर कर देना चाहता हूँ कि जैसे हमारा मरुस्थल है और मरुस्थल में हम ये देखते हैं बीकानेर वाला एरिया, तो बीकानेर और एक हो जाएगा आपका जालोर साइड में। तो यदि हम बात करें बीकानेर की और जालोर की तो इसमें ये अंतर हो जाएगा, जैसे कि इस क्षेत्र में हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग है और यहाँ पर थोड़ा सा निम्न भूमि क्षेत्र है। तो ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, याद कीजिएगा, हमने कन्फर्म किया था एक बार या डिस्कशन किया था इसके ऊपर। तो इसको हम थली के रूप में भी जानते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है
कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, थली कहलाता है, लेकिन ये थली नहीं कहलाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यही है, ठीक है ना। तो नागौर में ऊंची उठी हुई भूमि किससे पृथक है, अरावली से जो पृथक है उसी को क्या कहा जाता है, नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। अब इसकी एक विशेषता है क्या कि यहाँ पर क्या है, सोडियम लवणों की अधिकता पाई जाती है या सोडियम लवणों का जमाव पाया जाता है और इसी कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो यहाँ पर खारे पानी की सर्वाधिक झीलें हमें पाई जाती है या हमें मिलती है। इसके बाद में यदि बात करें इसकी और विशेषताओं की, तो यहाँ पर एक हमें कुबड़ पट्टी अथवा बांका पट्टी अथवा होच बेल्ट के नाम से एक क्षेत्र मिलता है, जहाँ पर आप जैसे सोडियम लवण और सोडियम लवणों में भी यदि बात करें तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक निक्षेपित है। इसी वजह से वहाँ पर जो इंसान होते हैं उनके शरीर में या शारीरिक कुबड़पन प्राप्त किया जाता है, मिलता है, या उनके अंदर कुबड़ प्राप्त होते हैं, तो इस थोड़ा सा झुकाव होता है उनके अंदर, इसी वजह से इसको कुबड़ पट्टी अथवा बांका पट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हम इसके प्रादेशिक विभाजन में डिस्कशन करेंगे। तो यदि बात करें नागौर उच्च भूमि की, तो इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित करते हैं नागौरी उच्च भूमि को। और उसमें पहला जो होगा वो हो जाएगा आपका जैसे मकराना श्रेणी। कौन सी श्रेणी, मकराना श्रेणी। एक हो जाएगी आपकी गोठ मांगलोद, या फिर इसको ऐसे ही रख सकते हैं मांगलोद श्रेणी, ठीक है, मांगलोद श्रेणी। इसके अलावा यदि और देखें हम तो एक हो जाएगी आपकी जायल श्रेणी। कौन सी श्रेणी, जायल श्रेणी। अब यदि हम बात करें मकराना श्रेणी जो कि नागौरी उच्च भूमि से संबंधित है, यहाँ पर हमें संगमरमर, कौन से संगमरमर, यहाँ पर हमें संगमरमर के निक्षेप मिलते हैं। और संगमरमर में भी बात करें तो हमें यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर के निक्षेप मिल सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं। इसके बाद में यदि मांगलोद श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं जिप्सम के निक्षेप प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद में यदि हम जायल श्रेणी की बात करें तो जायल श्रेणी में हमें फ्लोराइड के निक्षेप प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक तरीके से फ्लोराइड के निक्षेप प्राप्त होते हैं। अब यहीं पर हम नोट करके लिख सकते हैं, पहली बात क्या कि नागौर की जायल श्रेणी या नागौर के जायल तथा अजमेर के मध्य फ्लोराइड के निक्षेप, या फिर कह सकते हैं हम सोडियम लवणों के निक्षेप अधिक पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ के निवासियों के शरीर में, यहाँ के निवासियों के शरीर में कुबड़नुमा आकृति का विकास हो जाता है या उनके शरीर में कुबड़ पाए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कुबड़ पट्टी अथवा बांका पट्टी अथवा होच बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देखा नागौरी उच्च भूमि को, और नागौरी उच्च भूमि को हमने देखा कि इसका जो विस्तार है नागौर में अरावली से पृथक है और 300 से 500 मीटर यह ऊंची उठी हुई भूमि है। इसके बाद में इसकी दूसरी विशेषता हमने देखी कि यहाँ पर सोडियम लवणों की अधिकता पाई जाती है, यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हमें प्राप्त होती है ना, खारे पानी की
झीलें सर्वाधिक प्राप्त होती है। इसके बाद में यहाँ पर कुवड़ अथवा बांका पट्टी पाई जाती है जो कि नागौर के जायल तथा अजमेर के मध्य स्थित है। इसके बाद में यदि हम बात करें नागौर उच्चभूमि के प्रादेशिक विभाजन की या इसके वर्गीकरण की, तो इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो जाएगा आपकी मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी के अंदर हमें सफ़ेद संगमरमर प्राप्त होता है। इसके बाद में हम देखते हैं मांगलोद श्रेणी। मांगलोद श्रेणी की यदि बात करें तो यहाँ पर हमें जिप्सम की प्राप्ति होती है। वहीं यदि बात करें हम जायल श्रेणी की, तो जायल श्रेणी में हमें फ्लोराइड अथवा सोडियम लवणों की अधिकता प्राप्त होती है। तो ये हो गई हमारी नागौर उच्चभूमि। इसके बाद में एक शब्द बचा, वो था आपका गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? गोडवाड़। गोडवाड़ भी आ सकता है और गोडवाड़ भी आ सकता है। तो ये क्या है? गोडवाड़ प्रदेश। तो इसको कह सकते हैं हम राजस्थान के दक्षिणी भागों में लूनी नदी के बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जा सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग, जिसमें हम लिख सकते हैं जालोर, बाड़मेर और दक्षिणी जोधपुर में लूनी नदी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए हमारे शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के चारों डिवीज़न। इसमें हमने सभी को थोड़ा थोड़ा सा ढंग से विस्तारित अध्ययन किया है। तो आगे चलने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों, अब तक हमने मरुस्थल के विभाजन को जाना, मरुस्थल से संबंधित जो वर्गीकरण था उसको अच्छे से अध्ययन किया। अब हम आगे देखेंगे मरुस्थल से संबंधित कुछ बिंदु या शब्द आते हैं, उनकी परिचर्चा। तो यहाँ हम हेडिंग डाल सकते हैं मरुस्थल से संबंधित अवधारणाएं। ठीक है, अवधारणाएं। अब इसके अंतर्गत जो हम पहला लेंगे वो लेंगे रण अथवा टाट। अब यदि बात करें रण अथवा टाट की, तो ये क्या होते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में दलदली, अनुपजाऊ और लवणीय भूमि होती है, उसे ही रण अथवा टाट के नाम से जाना जाता है। जैसे चूरू के अंदर है ताल छापर, परिहारी, इस तरीके से कई और भी है। तो उनको हम एक बार नामोल्लिखित करते हैं। तो उससे पहले हम लिखे रण अथवा टाट। तो ये क्या होते हैं? इनको हम लिख सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थित अनुपजाऊ, लवणीय एवं दलदली भूमि, इसी को क्या कहा जाता है? रण अथवा टाट कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम जो पहला देखेंगे वो हो जाएगा आपका ताल छापर, दूसरा हो जाएगा आपका परिहारी, तीसरा हो जाएगा आपका फलोदी, चौथा हो जाएगा आपका बाप, पांचवा हो जाएगा आपका धोब, छठा हो जाएगा आपका भाकरी और सातवां हो जाएगा आपका पोकरण। ठीक है। अब यदि इनकी स्थिति का ध्यान करें तो स्थिति तो आप सभी जानते हैं, इनको कई बार आपने सुन रखा होगा शब्दों को। तो ये तो हो जाएगा आपका चूरू के अंदर, परिहारी भी कहाँ हो जाएगा? चूरू के अंदर। फलोदी आप सब जानते हैं कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। बाप की बात करें तो ये भी कहाँ स्थित है?
जोधपुर के अंदर स्थित है। बाप बोल्डर क्ले हमने पहले भी जाना था, या अब आएगा शायद वो। उसके बाद में धोब की बात करें तो वो कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। भागरी की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद में पोखरण की बात करें तो ये भी कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। पोखरण को तो आप सब जानते ही होंगे, परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है। तो ये तो थे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली अनुपजाऊ लवणीय अथवा दलदली भूमि। इसे क्या कहते हैं हम, रण अथवा टाट कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा शब्द निकल कर आता है मरुस्थल से संबंधित, वो आएगा आपका पलाया अथवा टाड झील। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कह सकते हैं हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाली अस्थायी जलाशय। ठीक है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, बनने वाले जलाशय। और ये कब बनेंगे, मानसून काल के दौरान बनेंगे। उन्हीं जलाशयों को हम पलाया अथवा टाट झील के नाम से जानते हैं। अब इनकी एक विशेषता है कि देखिए ये होते क्या है, इस तरीके से कुछ निम्न भूमि होती है और उस निम्न भूमि में वर्षा काल के दौरान क्या हो जाता है, आपका पानी आके जमा हो जाता है। अब इस तरीके से यदि पानी जमा हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, और वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी तो उड़ जाएगा, ठीक है, या वाष्पीकृत हो जाएगा। लेकिन जो मृदा के अंदर नमी बनी रहेगी, उस मृदा के अंदर इधर क्या होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन झीलों में मरुस्थलीय क्षेत्रों में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि की जाती है। उस कृषि को हम खड़ीन कृषि कहते हैं। ठीक है, जिसे खड़ीन कृषि कहा जाता है, और इसीलिए इनको खड़ीन अर्थात खड़ीन झील भी कह देते हैं। इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, खड़ीन झील। और यदि बात करें इस कृषि के अंदर कौन सी फसल होगी, तो इसके अंतर्गत रबी की फसल होगी। कौन सी फसल होगी, और रबी की होगी। और रबी की फसल में भी बात करें तो गेहूं, सरसों तथा चना इसके अंतर्गत मुख्य रूप से किया जाता है। तो पहला हमने देखा रन अथवा टाट, दूसरा देखा हमने पलाया अथवा टाट झील। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो शब्द निकल कर आता है, तो वो तीसरा शब्द क्या हो जाएगा आपका, धोरे। क्या हो जाएगा, धोरे। तो लहरदार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, धोरे कहलाते हैं। इसके बाद में एक शब्द आता है धरियन। क्या आता है, धरियन। तो स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप, क्या कहलाते हैं, धरियन कहे जाते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड निकल कर आता है वो आता है पीवणा। क्या आता है, पीवणा। पीवणा क्या है, पीवणा जैसलमेर में पाई जाने वाली एक सांप की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, सांप की प्रजाति है, जो हवा के द्वारा ही जहर छोड़ता है। और इसका जो रंग हो जाता है, इसका रंग है पीला, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पीवणा कहा जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर एक तो रन अथवा टाट मरुस्थलीय क्षेत्रों में अनुपजाऊ लवणीय दलदली भूमि, ताल छापर परिहारी फलोदी बाप धोब भागरी अथवा पोखरण। इसके बाद में हम पलाया अथवा टाट झील को समझे। इसके बाद में धोरे धरियन तथा आपका
पीवणा। ठीक है, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने जाना अभी तक रन अथवा टाट को, उसके बाद में हमने देखा क्या लिखे थे इधर, पीवणा वगैरह, ये कुछ 4-5 शब्द हमने जाने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क की। किसकी? ये कई बार शब्द आ चुका है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। यदि आकलवुड फॉसिल्स पार्क की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखो आकल और वुड, इसमें 2 शब्द आ रहा है, एक तो आ रहा है आकल और एक आ रहा है वुड। तो ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? यदि स्थान का नाम देखें तो स्थान हो जाएगा आकल गांव है। क्या है? आकल गांव है। कहाँ का है? जैसलमेर का है। कहाँ का है? जैसलमेर का है। और यदि बात करें ये कहाँ मिले हैं तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर आता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि हम राजस्थान की अभ्यारण्य वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे। ठीक है, अब ये काल की बात की जाए कि ये किस काल के हैं, तो ये लगभग जुरासिक काल के अवशेष यहाँ पर हमें या जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? जिले का नाम आ जाए तो जैसलमेर, और जैसलमेर ही अधिकतर आता है। इसके बाद में गांव का नाम आ जाए तो आकल गांव आ जाएगा, वुड का मतलब आपकी लकड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका आकलन कर सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे मरुस्थल से संबंधित 3 शब्द। तो मरुस्थल को हम स्थल स्वरूप के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो एक तो जाता है आपका रेतीला मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? रेतीला मरुस्थल। एक हो जाता है आपका पथरीला मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? पथरीला मरुस्थल। और एक इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो रेतीला प्लस पथरीला, तो एक तो जाएगा रेतीला प्लस पथरीला। ठीक है, अब देखिए रेतीला मरुस्थल, इसे हम कहते हैं रेग। क्या कहते हैं? रेग। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें पथरीले मरुस्थल की, तो पथरीले मरुस्थल को हम कहते हैं हम्मादा या हमादा। ठीक है, इसके बाद में बात करें रेतीले अथवा पथरीले मरुस्थल की, तो इसे इर्ग अथवा एर्ग कहा जाता है। और ये कई बार एग्जामिनेशंस के अंदर क्वेश्चन आया है कि रेतीला मरुस्थल कहलाता है, क्या कहलाता है? रेग, हमादा, इर्ग या एर्ग, अथवा कुछ और शब्द दे देगा और उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा। तो मरुस्थल या मरुस्थल को हम कितने, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मरुस्थल स्थल स्वरूप के आधार पर। किसके आधार पर? स्थल स्वरूप के आधार पर, मतलब उसके स्थल का स्वरूप कैसा है। रेतीला है तो रेग हो जाएगा, पथरीला है तो हम्मादा अथवा हमादा हो जाएगा, रेतीला प्लस पथरीला है तो। अब इसका सर्वाधिक विस्तार आप देखेंगे जैसलमेर के अंदर। कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। इसके बाद में यदि हमादा की बात करें ना हम, तो हमादा इस तरीके से है आपका, एक तो जोधपुर, इसके बाद में एक हो जाएगा आपका जैसलमेर, और जैसलमेर में भी बात करें तो जैसलमेर का स्थान हो जाएगा पोखरण, इधर हो जाएगा आपका फलोदी, और इधर हो जाएगा आपका बाड़मेर। और बाड़मेर के भी यदि स्थान की बात करें तो स्थान आ जाएगा बालोतरा। कौन सा तरह? बालोतरा। तो इसके बीच में हमारा हमादा स्थित है। ठीक है, अब इर्ग या एर्ग दोनों को मिलाकर कहते हैं। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, तो यहाँ पर नोट करके हम एक चीज़ लिख लेते हैं कि इर्ग या एर्ग सर्वाधिक विस्तारित मरुस्थल है। सर्वाधिक विस्तारित मरुस्थल
कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो राजस्थान में जो मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो इर्ग अथवा एर्ग का पाया जाता है। बालू का स्तूप में बात करें तो बालू का स्तूप में राजस्थान में कौन से पाए जाते हैं, हमने बात की थी पहले ही, बरखान का उल्टा पैराबोलिक, ठीक है, या उसी को हम क्या कह देते हैं, हेयर पिन जैसी आकृति का। तो ये हमने देखा यहाँ पर मरुस्थल के कितने भागों में बांटा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं नखलिस्तान, एक शब्द आता है। तो यदि बात करें नखलिस्तान की, तो ये नखलिस्तान होते क्या है। तो यदि नखलिस्तान की बात करें तो ये जल मरुस्थल में जल बेसिन के पास में, जल बेसिन कहाँ, मरुस्थल में के निकट विकसित होने वाले हरे भरे क्षेत्र, हरे भरे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, नखलिस्तान अथवा इन्हें हम क्या कह सकते हैं, मरु उद्यान, मरु उद्यान अथवा ओएसिस के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, ठीक है। कई मरु उद्यान हैं, वो हम जब वनस्पति वगैरह देखेंगे तो उस समय डिस्कशन करेंगे। अब एक और शब्द आता है मरुस्थलीकरण का मार्च। क्या आता है, मरुस्थलीकरण का मार्च, इंपॉर्टेंट शब्द है। मरुस्थलीकरण का मार्च। अब ये है क्या, तो जो मार्च के महीने में मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार होता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम, मरुस्थलीकरण का मार्च कहा देते हैं, है ना। तो सर्वाधिक विस्तार किसका, मरुस्थल का, मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार वाला क्या महीना कौन सा हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मरुस्थलीकरण का मार्च कहा जा सकता है। और इसके पहले भी हमने बात की थी कि मरुस्थलीकरण के या मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका बरखान हो जाएगा। हमने ये पहले ही डिस्कशन किया था, ठीक है। अब इसमें बात करें यदि मरुस्थलीकरण की दिशा की, कि राजस्थान में किस साइड में मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, ठीक है। तो यदि इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये हमारी अरावली हो गई इस साइड, दो तो जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है वो इस साइड से इस साइड हो रहा है। तो यदि दिशा के आधार पर देखेंगे तो उत्तर दक्षिण, ईस्ट और वेस्ट, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण की दिशा की यदि बात करें तो वो क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो यहाँ पर हमने मरुस्थल से संबंधित कुछ अवधारणाओं को देखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।